कभी कभी इंसान लालच में आकर इस प्रकार से अंधा हो जाता है कि उसे अपने अच्छे या बुरे के बारे में सोचने और समझने का होश ही नहीं रह जाता है। इस दुनिया में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं है। बावजूद इसके कुछ लोग अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए जल्दबाजी में गलत कदम उठा लेते हैं और उनकी मात्र एक छोटी सी गलती के कारण न सिर्फ उनकी बल्कि कई और लोगों की ज़िंदगियां भी तबाह और बर्बाद हो जाती हैं। दोस्तों, इंसान जब भी कोई अपराध करता है तो एक षड्यंत्र जरूर बनाता है और अपने षड्यंत्र के तहत ये पूरी कोशिश भी करता है कि अपने काम को अंजाम भी दे दे और पकड़ा भी न जाए। आज की कहानी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, जिसकी वजह से एक लड़की मात्र 22 साल की छोटी सी उम्र में ही हमेशा के लिए इस दुनिया से गुजर जाती है। लेकिन दोस्तों, जब इसकी असलियत लोगों को पता चलती है तो हर किसी का प्यार और मोहब्बत से भरोसा ही खत्म हो जाता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, दरअसल ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के रामपुर ज़िले की। रामपुर ज़िले में एक थाना पड़ता है गंज, और इसी गंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मोहल्ला लगता है कैथमा। इसी कैथमा मोहल्ले का रहने वाला है शहनवाज खान, जिसकी उम्र है लगभग 45 साल के आसपास। शहनवाज की पत्नी का नाम है गजाला बेगम, जिसकी उम्र है लगभग 45 साल के आसपास। शहनवाज खान के कुल 4 बच्चे हैं, जिनमें 3 बेटा और 1 बेटी। बेटी का नाम है जैनब बेगम, जिसकी उम्र है लगभग 22 साल के आसपास, जो कि बीए की पढ़ाई कर रही है। ये बात है 1 नवंबर 2018 की शाम के लगभग 6:30 बजे के आसपास की। जैनब अपनी अम्मी गजाला से कहती है कि मैं अपनी सहेली के साथ मार्केट जा रही हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगी। लेकिन 2 घंटे तक भी जब जैनब लौटकर अपने घर नहीं आती है तो गजाला अपनी बेटी के पास फ़ोन करती है, लेकिन अब जैनब का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। इसके बाद गजाला लगातार 2 घंटे तक जैनब के नंबर पर फ़ोन करती रहती है, लेकिन जैनब का नंबर एक बार भी कभी ऑन ही नहीं होता है। परेशान होकर गजाला अपने शौहर शहनवाज के पास फ़ोन करती है और उसको तुरंत अपने घर लौटने को कहती है। शहनवाज जब अपने घर पर पहुंचता है तब तक रात के लगभग 11 बज चुके थे। घर आकर शहनवाज खान अपने जितने भी जानने वाले हैं सबके पास फ़ोन करता है और अपनी बेटी जैनब के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन इसके बावजूद भी जैनब का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। शहनवाज अपने आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको ये डर सताने लगता है कि आसपास के लोगों को जब ये पता चलेगा कि मेरी जवान लड़की अचानक कहीं लापता हो गई है तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। इसके बाद शहनवाज और गजाला पूरी रात जैनब के वापस घर आने का इंतज़ार करते हैं। पूरी रात दोनों की आंखों में नींद भी नहीं आती है। देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन अगली सुबह तक भी जैनब वापस अपने घर लौट कर नहीं आती है। इसीलिए अगले दिन सुबह सुबह ही शहनवाज अपने घर से निकलता है और अपने इलाके और हर जगहों पर अपनी बेटी की तलाश करता है, लेकिन जैनब कहीं नहीं मिलती है। इसीलिए अगले दिन 2 नवंबर 2018 की शाम के लगभग 4 बजे के आसपास शहनवाज खान नज़दीकी थाने में जाता है और अपनी बेटी जैनब की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। उस समय शहनवाज खान का बड़ा बेटा राहिल खान मुंबई अपने काम से गया था। राहिल को जैसे ही पता चलता है कि जैनब अभी तक अपने घर नहीं आई है तो राहिल जहांगीर खान नाम के व्यक्ति को फ़ोन करता है और जैनब के बारे में पूछताछ करता है। जहांगीर के पास फ़ोन करके जैनब के बारे में पूछता है तो जहांगीर कहता है कि मुझे जैनब के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। आज तो तुमने मुझे फ़ोन कर दिया है, लेकिन आज के बाद कभी भी तुम मुझको फ़ोन भी मत करना। और इतना कहकर जहांगीर ने फ़ोन काट दिया। जहांगीर भी उसी के मोहल्ले का ही रहने वाला है। दरअसल मार्च 2016 में ही जहांगीर और जैनब की मंगनी हो गई थी। राहिल जब वापस अपने घर आता है तो सीधे थाने में जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मुझे शक है कि शायद मेरी बहन जैनब का अपहरण जहांगीर खान ने ही अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर किया है, जिनमें से एक का नाम है सागर और दूसरे का नाम है इमरोज। सागर और इमरोज भी उसी के मोहल्ले के ही रहने वाले हैं। राहिल जब जहांगीर खान का नाम बताता है तो पुलिस राहिल से जैनब के अपहरण करने की वजह पूछती है,
इस पर राहिल कहता है कि साहब, मेरी बहन जहांगीर से प्यार करती है और उससे शादी भी करना चाहती थी, लेकिन मेरे घर वाले इस शादी के खिलाफ थे, सिवाय मेरी अम्मी को छोड़कर। लेकिन मेरी अम्मी के कहने पर ही मेरे घर के सारे सदस्य इस शादी की मंजूरी दे देते हैं और मार्च 2016 में दोनों की मंगनी भी हो गई है। लेकिन जब मैंने जहांगीर के पास फ़ोन किया तो जैनब के बारे में पूछताछ किया तो वो मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहा है। राहिल जैसे ही इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस राहिल की ही तहरीर पर तीनों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करती है और पुलिस वाले इन तीनों से पूछताछ करने के लिए इनके घर पर भी जाते हैं। तो पता चलता है कि ये तीनों अपना अपना घर छोड़कर फरार हो चुके हैं। पुलिस को अब पूरा भरोसा हो जाता है कि शायद जहांगीर जैनब के बारे में काफ़ी कुछ जानता होगा। पुलिस को अब जहांगीर के ऊपर शक होने लगता है। इसके बाद पुलिस इन तीनों के खिलाफ दबिश डालना शुरू करती है। इसी बीच पुलिस फिर से जहांगीर के घर पर जाती है तो वहां पर पुलिस की मुलाकात जहांगीर के अब्बू ताहिर खान से होती है। पुलिस जब ताहिर खान से जैनब के बारे में पूछताछ करती है तो ताहिर खान कहता है कि साहब, हमारा उनसे रिश्ता टूट चुका है और मुझे जैनब के बारे में कुछ भी नहीं पता है। लेकिन पुलिस जब इन तीनों के खिलाफ दबाव बनाना शुरू करती है तो आखिरकार 10 दिनों के बाद जहांगीर का दोस्त इमरोज 11 नवंबर को थाने जाता है और खुद को सरेंडर कर देता है। पुलिस जब इमरोज से जैनब के बारे में पूछताछ करती है तो इमरोज बताता है कि साहब, 1 नवंबर को मैंने ही जैनब को अपनी स्कूटी पर बैठाकर जहांगीर के फार्म हाउस कोसी नदी के पास ले गया था और मैंने उसको वहीं छोड़कर वापस चला आया था। इसके बाद वहां से जैनब कहाँ गई, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इमरोज जब पुलिस वालों से इस तरह की बातें कहता है तो पुलिस को भी लगने लगता है कि उनकी जांच पड़ताल सही दिशा में जा रही है। पुलिस को पूरा भरोसा हो जाता है कि जहांगीर ही जैनब के बारे में कुछ बता सकता है। इसलिए पुलिस अब जहांगीर के ऊपर दबाव बनाना शुरू करती है। इधर जहांगीर को भी पता चल जाता है कि इमरोज थाने में जाकर सरेंडर कर चुका है और वो सारी बातें पुलिस को बता चुका होगा। जहांगीर भी पुलिस से काफ़ी डर जाता है और 14 नवंबर 2018 को अदालत में जाकर हाजिर हो जाता है। दरअसल जहांगीर के ऊपर पहले से ही मुकदमा चल रहा था, जिसकी वजह से जहांगीर जेल चला जाता है। जहांगीर जब जेल चला जाता है तो इस बात की जानकारी पुलिस को भी होती है। इसीलिए पुलिस अदालत में एक अर्जी डालती है और जहांगीर को रिमांड पर लेने की बात कहती है। अदालत से पुलिस को मंजूरी भी मिल जाती है और 25 नवंबर 2018 को पुलिस जहांगीर को 4 दिनों के लिए रिमांड पर लेकर थाने आती है। पुलिस जब जहांगीर से जैनब के बारे में पूछताछ करती है तो जहांगीर कहता है कि जैनब अजमेर में है। पुलिस जहांगीर को लेकर अजमेर जाती है। अजमेर में जहांगीर पुलिस को इधर उधर घुमाने लगता है, जिससे पुलिस को पूरा भरोसा हो जाता है कि जहांगीर झूठ बोल रहा है। इसलिए पुलिस जहांगीर को धमकी देते हुए कहती है कि हमको पता है कि जैनब का अपहरण करने में तुम्हारे अब्बू और अम्मी का भी हाथ है, इसलिए हमको तुम्हारे अम्मी और अब्बू दोनों को अपनी हिरासत में लेना पड़ेगा। जैसे ही पुलिस जहांगीर को इस तरह की धमकी देती है तो आखिरकार जहांगीर सारी सच्चाई कबूल कर लेता है। जहांगीर पुलिस वालों से कहता है कि साहब, 1 नवंबर 2018 को ही जैनब की हत्या कर दिया गया है। लेकिन जहांगीर जब जैनब की हत्या की पूरी कहानी बताता है, ख़ास तौर पर इसकी असलियत जब जैनब के माता पिता को पता चलता है तो सब ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है जब जैनब और जहांगीर के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू होता है। दोनों के बीच में जैसे ही प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है तो जहांगीर और जैनब शादी करने का फैसला करते हैं, लेकिन इस शादी की मंजूरी जैनब के घर वाले नहीं देते हैं। जैनब जब अपने अब्बू और अम्मी से अपनी जिद पर उतर जाती है तो आखिरकार दोनों शादी की मंजूरी दे देते हैं और मार्च 2016 में दोनों की मंगनी भी कर देते हैं। जैसे ही दोनों की मंगनी हो जाती है, इसके बाद जैनब और जहांगीर एक साथ घूमना फिरना भी शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे समय आगे गुजरने लगता है। शादी की तारीख साल 2018 में रखी जाती है, लेकिन जैसे ही शादी की तारीख नज़दीक आने लगती है, शादी से ठीक 2 महीने पहले एक दिन जहांगीर जैनब के पास फ़ोन करता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं।
जैनब जब इस मजबूरी की वजह जहांगीर से पूछती है तो जहांगीर कहता है, मैं अपनी मजबूरी तुमसे बता भी नहीं सकता हूँ। जहांगीर अपनी मजबूरी नहीं बताता है, लेकिन जैनब भी चुप नहीं बैठती है और इस सच्चाई का पता लगाने का प्रयास करती है। तब जैनब को पता चलता है कि दरअसल जहांगीर का एक दूसरी लड़की के साथ शादी तय हो गई है, जिसका नाम है जानवी खान, जो कि रामपुर की रहने वाली है। जैसे ही जैनब को जानवी का घर का पता चल जाता है तो जैनब जानवी के घर पर पहुंच जाती है और जानवी की गली में जाकर हंगामा करने लगती है। जानवी के अम्मी और अब्बू से कहती है कि मेरी पहले ही साल 2016 में जहांगीर के साथ मंगनी हो गई है। उस मंगनी का कुछ फ़ोटो भी जानवी के घर वालों को दिखाती है। जानवी के माता पिता जब देखते हैं तो जैनब से कहते हैं कि हमको इस रिश्ते के बारे में नहीं पता था, इसलिए हमने अपनी बेटी की शादी जहांगीर से तय कर दिया है। जैनब जानवी के माता पिता से कहती है कि जहांगीर बहुत लालची इंसान है, क्योंकि दहेज के लालच में आकर ही वो जानवी से शादी करना चाहता है। जैसे ही जैनब जानवी के घर वालों से इस तरह की बात बताती है, आखिरकार जानवी के माता पिता जहांगीर का रिश्ता तोड़ देते हैं। इधर इस बात की जानकारी जब जहांगीर को होती है तो वो गुस्से से एकदम आग बबूला हो जाता है। दरअसल जहांगीर भी सिर्फ इसलिए जानवी से शादी करना चाहता है क्योंकि इस शादी में उसको दहेज के नाम पर 10 लाख रुपए और एक कार भी मिलने वाली है। जैसे ही ये रिश्ता टूट जाता है, जहांगीर जैनब को सबक सिखाने का तय कर लेता है। इसके बाद जहांगीर जैनब के नंबर पर फ़ोन करता है और जैनब से मीठी मीठी बातें करने लगता है। दरअसल जैनब भी इस तरह का कदम सिर्फ इसलिए उठाती है ताकि किसी भी तरीके से जहांगीर का जानवी से रिश्ता खत्म हो जाए। जब रिश्ता टूट जाएगा तो आखिरकार जहांगीर मजबूर होकर जैनब के पास चला आएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इधर जहांगीर अब जैनब को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने का फैसला कर लेता है और इसी षड्यंत्र के तहत उससे मीठी मीठी बातें करने लगता है। तो जैनब भी जहांगीर की बातों में आ जाती है और फिर पहले के जैसा ही जहांगीर के ऊपर भरोसा करने लगती है। जहांगीर को जैसे ही भरोसा हो जाता है कि जैनब उस पर पहले के जैसा भरोसा कर चुकी है, तो 1 नवंबर 2018 को अपने दोस्त इमरोज के पास फ़ोन करता है और उससे कहता है कि जैनब को लेकर कोसी नदी के पास मेरे फार्म हाउस में चले आओ। इसी सिलसिले में इमरोज 6:30 बजे के आसपास जैनब के पास फ़ोन करता है और उससे कहता है कि तुमको जहांगीर ने बुलाया है। जैनब जैसे ही जहांगीर का नाम सुनती है तो काफ़ी खुश हो जाती है और अपनी अम्मी से कहती है, मैं अपनी सहेली के साथ मार्केट जा रही हूँ। 6:30 बजे के आसपास अपने घर से निकलती है। जैसे ही थोड़ी दूर पर जाती है, वहाँ पर इमरोज अपनी स्कूटी लेकर जैनब का इंतज़ार कर रहा था। जैनब को अपनी स्कूटी पर बैठाता है और लेकर सीधे जहांगीर के फार्म हाउस पर पहुँच जाता है, जहाँ पर पहले से ही जहांगीर का दोस्त सागर मौजूद था और फार्म हाउस में जहांगीर का नौकर नासिर भी मौजूद था। नासिर जो बिहार के आरा जिला का रहने वाला है। जहांगीर और जैनब जब एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं तो आपस में बातचीत करने लगते हैं। जहांगीर जैनब को समझाते हुए कहता है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया है, बस एक बार किसी तरह से मुझे जानवी से शादी कर लेने दो, उसके बाद मैं तुमसे भी निकाह कर लूँगा। जैसे ही इस तरह की बातें कहता है तो इस बात पर जैनब गुस्से में आ जाती है। जैनब उसे जवाब देते हुए कहती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है, मेरी तुम्हारी मंगनी हो चुकी है और मैं तुमको किसी और का कभी नहीं होने दूंगी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़ा होता है। जहांगीर इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि गुस्से में ही जैनब का गला दबा देता है, जिसकी वजह से जैनब की मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद जैनब की लाश को एक कुल्हाड़ी से 3 टुकड़ों में काट कर अलग कर देता है और जैनब की लाश के तीनों टुकड़ों को लेकर अपने दोनों दोस्तों और नौकर के साथ इसी कोसी नदी के किनारे पर एक गड्ढा खोदता है और उसी गड्ढे में जैनब की लाश को दफना देता है। उसके बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन देर रात तक भी जब जैनब अपने घर लौट कर नहीं आती है तो अगले दिन उसके पिता थाने जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। इधर इन सब को जब पता चलता है तो सब अपना अपना घर छोड़कर फरार हो जाते हैं। उसके बाद जहांगीर खान अपने पिता ताहिर खान और अपने चाचा के बेटे दानिश अली के पास फ़ोन करता है और दोनों को अपनी सच्चाई भी बता देता है।
लेकिन इसी दौरान जब पुलिस जहांगीर के पिता ताहिर खान से पूछताछ करती है तो उस वक्त ताहिर खान को सारी सच्चाई मालूम तो रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो पुलिस को कुछ नहीं बताता है। दोस्तों, जहांगीर जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है तो पुलिस जहांगीर की निशानदेही पर कोसी नदी के किनारे जाती है और गड्ढा खुदवाकर जैनब की लाश को बरामद कर लेती है। इसके बाद पुलिस शहनवाज खान की तहरीर पर इन तमाम आरोपियों को अपनी हिरासत में लेकर थाने आती है और इन सब पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके सबको जेल भेज देती है। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।